नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं सोरेन। आज हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ का इतिहास, जो हम लोग पढ़ रहे थे नितेश कुमार अमरोहित जी की जो बुक थी, उसका खंड 1 हो गया था। आज हम देखते हैं खंड 2। अब खंड 2 में हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ में कल्चरल राजवंश 920 से 1741 ईस्वी तक जो ये हुआ है उसके बारे में हम लोग देखते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग इस लेक्चर को यहाँ से स्टार्ट करते हैं, है ना। देखिए, कल्चुरी राजवंश का भारत के इतिहास में भी कल्चुरी राजवंश का महत्वपूर्ण स्थान है। सन 550 ईस्वी से लेकर 1740 ईस्वी तक लगभग 1200 वर्षों के अवधि में कल्चुरी नरेश भारत के किसी न किसी प्रदेश पर राज करते रहे। डॉक्टर मिरासी के अनुसार कल्चुरी नरेश अपने ही सहस्त्रार्जुन कहे जाने में गौरव का अनुभव करते थे। प्राचीन समय में कल्चुरियों को कटचुरी प्रतिद्वंदी चालुक्यों द्वारा कलसुरी तथा शिलालेख में कल्चुरी का कलाचारी कहा गया है। कुछ विद्वान विशेषकर डॉक्टर देवदत्त भंडारकर चंद्रवरदाई के पृथ्वीराज रासो के आधार पर इन्हें विदेशी मानते हैं, किंतु डॉक्टर मिरासी ने इसे खंडन किया है ना। कल्चुरी और हैर्यवंशी एक ही थे। विद्वानों ने इन्हें चंद्रवंशी छत्ती माना है। कलांजर, प्रयाग, त्रिपुरी, काशी, तुम्मड़, रतनपुर, खल्लारी, रायपुर में कल्चुरी नरेशों ने अपनी राजधानी स्थापित की थी। कल्चुरी वंश का मूल पुरुष कृष्णराज था, जिसने इस वंश की स्थापना की और 500 से 575 ईस्वी तक राज्य किया था। कृष्णराज के बाद उसके पुत्र शंकरगढ़ प्रथम ने 575 से 600 ईस्वी और शंकरगढ़ के बाद उसके पुत्र बुद्धराज ने 600 से 620 ईस्वी तक शासन किया था। किंतु 620 ईस्वी के बाद से लगभग 150 से पौने 200 वर्षों तक कल्चुरियों की स्थिति अज्ञात रही है। वैसे इस अवधि 550 से 620 ईस्वी में कल्चुरी गुजरात, कोंकण और विदर्भ के स्वामी थे। ईसा की 9वीं शताब्दी में कल्चुरियों ने साम्राज्य विस्तार किया और वाम राजदेव ने गोरखपुर प्रदेश का आधिपत्य कर अपने भाई लक्ष्मण राज को गद्दी पर बैठाया। ये सरयू पार के कल्चुरी कहलाए गए, है ना। अब चल कर वाम राजदेव के पुत्र ने त्रिपुरी महिष्मती के समान नर्मदा तट पर की त्रिपुरी को अपनी राजधानी बनाई। वाम राजदेव को कलंजर प्रथम और त्रिपुरी द्वितीय राजधानी रही। इस तरह वाम राजदेव त्रिपुर के कल्चुरी वंश का संस्थापक था। यह जबलपुर से 6 मील दूरी पर स्थित है। इसका वर्तमान नाम तेवर है। इस समय कल्चुरियों को 14 चोटियू या जेदी नरेश कहा जाता था। त्रिपुरी में स्थायी रूप से राजधानी स्थापित करने का श्रेय कोक्कल प्रथम को है। कोक्कल अत्यंत प्रतापी राजा था। इसकी विजयों का उल्लेख बिलहरी लेख में मिलता है। उसका विवाह चंदेलों के यहाँ और उसकी पुत्री का विवाह राष्ट्रकूटवंशी कृष्णदत्ती के साथ हुआ था। प्राप्त उत्कीर्ण प्रशस्तियों के अनुसार कोक्कल देव प्रथम के 8 पुत्रों में से सबसे बड़े पुत्र शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग को त्रिपुरा की गद्दी पर प्राप्त हुआ था। बिलहरी अभिलेख से ज्ञात होता है कि मुग्धतुंग के अनुजों में कुछ त्रिपुरी के निकटवर्ती मंडलों में मंडलाधिपति बने तथा कुछ भाइयों को बिलासपुर जिले के कुछ मंडल प्राप्त हुए। इनमें से एक लाफा जमींदारी के अंतर्गत तुम्मान में जाकर स्थापित हो गया। तुम्मान की यह शाखा महाकौशल को स्वतंत्र कराने में लगी रही, जबकि त्रिपुरी की मूल गद्दी ने अपना विस्तार उत्तर में नेपाल, पूर्व में बंगाल, पश्चिम में गुजरात और दक्षिण में कुंतल देश तक कर लिया। मंडलेश्वर का यह वंश तुम्मान में चलता रहा, किंतु बाद में कमजोर होने पर सोमवंशियों ने वहां अपना अधिकार कर लिया। तब लक्ष्मण राज द्वारा त्रिपुरा से अपने पुत्र कलिंग राज को भेजा गया, जिसने न केवल तुम्मान को ही फिर से अपने अधिकार में लिया, वरन समस्त दक्षिण कौशल में कल्चुरियों की वास्तविक सत्ता की एवं नए सिरे से कल्चुरी राज्य की नींव 1000 ईस्वी में डालकर अपनी शक्ति वृद्धि की। रतनपुर के कल्चुरी बिलहरी जबलपुर के पास है ना। अभिलेख से ज्ञात होता है कि कुक्कल देव प्रथम के पुत्र शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग ने लगभग 900 ईस्वी में कौशल राजा को पराजित कर कौशल का प्रदेश छीन लिया था। इसके पश्चात 950 ईस्वी के आसपास सोमवंशियों ने पुनः कौशल क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। तब त्रिपुरी के लक्ष्मण राज ने सेना भेजकर कौशल पर भयानक आक्रमण किया और क्षेत्र को पुनः विजित कर लिया। कल्चुरियों की वास्तविक सत्ता लगभग 1000 ईस्वी में कलिंग राज द्वारा तुम्मान में राजधानी बनाकर स्थापित की गई। इसी रतनपुर में कल्चुरी राजवंश की लाहुरी शाखा ने 10वीं शताब्दी में राज्य स्थापित किया।
जो 18वीं शताब्दी के मध्य तक कायम रहा है। रतनपुर में कलचुरी शासकों के राजत्व काल काल है। कलिंग राज 990 से 1020 ईस्वी। दक्षिण कोसल के कलचुरी वंश के अभिलेखों से समानतः उल्लेख मिलता है कि कुक्कल के छोटे पुत्र के परिवार में कलिंग राज हुआ था, किंतु तृतीय रत्नदेव की कलचुरी 933 ईस्वी में खरोद अभिलेख में कलिंगपति कुक्कल के सबसे छोटे पुत्र का उल्लेख है। दक्षिण कोसल के कुछ भाग पर यद्यप शंकरगढ़ के काल में आधिपत्य हो गया था, किंतु यह स्थायी नहीं हो सका। दक्षिण छत्तीसगढ़ में कलचुरियों की वास्तविक सत्ता को स्थापना लगभग 1000 ईस्वी में हुई, जब कुक्कल द्वितीय के शासनकाल में इस वंश के एक राजकुमार कलिंग राज ने अपने पूर्वजों द्वारा स्थापित तुम्मड़ को राजधानी बनाया। ये त्रिपुरी के कलचुरी शासक कोकल द्वितीय के 18 पुत्रों में से एक थे। प्रथम जल्लाल देव के रतनपुर शिलालेख में कहा गया है कि वह शत्रुओं की स्त्रियों को आंखों से बहते हुए जल से पुष्ट हुआ प्रतापित था। उसने अपने पूर्वजों की भूमि छोड़कर अपने सौर एवं कोष की वृद्धि के लिए दक्षिण कौशल में राज्य स्थापित कर अपने लक्ष्य में बढ़ाए, है ना। कमल राज 1020 से 1045 ईस्वी तक। कलिंग राज का पुत्र कमल राज 1020 ईस्वी के लगभग गद्दी पर बैठा, जो त्रिपुरी के गंगेदेव का समकालीन था। उसके राज्यकाल में त्रिपुरी के गंगदेव ने उत्कल देश पर आक्रमण किया था। उसके लिए उसे दक्षिण कौशल में होकर जाना पड़ा था। उस समय उसने कमल राज को सहायतार्थ बुलवाया। कलचुरी ताम्रपत्र में कहा गया है कि कमल राज ने अपने स्वामी के लिए उत्कल राजा को पराजित कर अनेक हाथी, घोड़ों और संपत्ति लूट में प्राप्त की थी। हालांकि पराजित उत्कल का राजा कौन था, इस विषय में विद्वान एक मत नहीं है। MP चक्रवर्ती के अनुसार पराजित राजा गंगवंशी कामरण था। अजय मिश्र शास्त्री के अनुसार उत्कल का राजा इंद्रप्रस्थ था। डॉक्टर वासुदेव विष्णु मिरासी का कथन है कि उत्कल नेपथ्य करवंशी द्वितीय सुभाकर होगा, है ना। उत्कल के युद्ध के संबंध में मिरासी का कथन है कि उत्कल में युद्ध के पश्चात वापस लौटे समय कमल राज को युद्ध साहिल मिला था, जो उसके साथ तुमुड़ चला गया। साहिल तथा उसके वंशजों ने कलचुरियों की ओर से अनेक युद्धों में भाग लिया और विस्तृत भूभाग पर विजय प्राप्त की। लगभग 1045 ईस्वी में कमल राज की मृत्यु हो गई। तत्पश्चात उसका पुत्र रत्नराज राजा हुआ। रत्नदेव अथवा रत्नराज प्रथम 1045 से 1065 ईस्वी तक। कमल राज का उत्तराधिकारी रत्नदेव प्रथम हुआ। इसका विवाह कोमोमंडल के अधिपति वजू वर्मा की पुत्री नौनल्ला से हुआ, है ना। रत्नदेव प्रथम के काल में अनेक निर्माण कार्य तुमान में किए गए। इसने लगभग 1050 ईस्वी में रतनपुर नामक नगर स्थापना कर राजधानी तुम्मान से यहाँ स्थानांतरित की। रतनपुर वर्तमान में रतनपुर के नाम पर कलचुरियों ने दक्षिण कौशल की इस शाखा को इतिहासकारों द्वारा रतनपुर के कलचुरी के नाम से संबोधित किया जाता है। रत्न ने नवीन राजधानी में अनेक मंदिरों एवं तालाबों का निर्माण कराया। प्रसिद्ध महामाया मंदिर का निर्माण इन्हीं के द्वारा कराया गया था। रतनपुर को कुबेरपुर की उपमा दी गई। इसका महत्व अधिक बढ़ गया। रत्नदेव के बंकेश्वर, रत्नेश्वर आदि देवालय और उनके उद्यान बनवाकर तुम्मन नगर को भी सुशोभित किया था, है ना। अब देखते हैं पृथ्वीदेव प्रथम 1065 से 1095 ईस्वी तक। रत्नदेव प्रथम के पश्चात उसका पुत्र पृथ्वीदेव प्रथम राजा बना। इसकी सर्वप्रथम तीसरी रायपुर तानपत से कलचुरी संमत 1821 अर्थात 1095 ईस्वी विख्यात होती है। इसने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी। उसके राज्यकाल के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए 3 अभिलेख क्रमशः अमोदा, रायपुर तथा लाभा से प्राप्त हुए हैं। अमोदा से प्राप्त ताम्रपत्र अभिलेख में उसे 21,000 ग्रामों का शासक कहा गया है, जिसमें संपूर्ण दक्षिण कौशल आ जाता है। पृथ्वी देव की रानी का नाम राजल्ला था। अभिलेखी साक्ष्यों से उसके 2 मंत्री बृहगराज और सोढ़देव के नाम से मिलते हैं। उसने तुम्माड़ में पृथ्वी देवेश्वर नामक शिव मंदिर का और रतनपुर में विशाल सरोवर का निर्माण कराया था। जल्लाल देव प्रथम अपने पिता पृथ्वीदेव प्रथम के पश्चात लगभग 1095 ईस्वी में रतनपुर का राजा हुआ था। इनके कार्यकाल का महत्वपूर्ण शिलालेख रतनपुर से प्राप्त हुआ। उक्त शिलालेख से ज्ञात होता है कि जल्लाल देव प्रथम ने अपने सेनापति जगपाल देव की वीरता से पहरागढ़, लाजिका, भारड़, तलहरीमंडल,
दंडकपुर खिमड़ी आंध्र प्रदेश में स्थित है, को पराजित किया। नंदवली और कुट के राजा इसकी अधिसत्ता स्वीकार कर इसे कर देते हैं। जल्लाल देव ने चित्रकूट के छिंदक नागवंशी राजा सोमेश्वर को देने के उद्देश्य से उसकी राजधानी को जला दिया, तब उसे मंत्रियों तथा रानियों सहित कैद कर लिया गया, किंतु उसकी माता के अनुरोध पर मुक्त कर दिया। उसने सुवर्णपुर के भुजबल को कैद कर लिया था। इसके लिए उसने फिर सेना पर जगपाल देव को भेजा। इसने जाजलपुर नगर की स्थापना की तथा पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार, इस मंदिर के दीवारों का भी मज्जाजल देवस्य कीर्ति उत्कीर्ण कराया, है ना। इस नगर में उसने मंदिर, मठ, उद्यान, आम्रवन और सरोवरों भी निर्माण करवाया था, है? इसने अपने स्वर्ण सिक्कों एवं सीमज्जाल जल्लदेव एवं गज सरदोल चित्रित कराया, जो बालचंद्र जैन के अनुसार सिक्कों का यह प्रतीक जाजल देव द्वारा उड़ीसा के गंग पर विजय प्राप्त करने की सूचना के रूप में अंकित किया गया है। जाजल देव के सामान्य व्यवहार के लिए तांबे के सिक्के भी प्रचलित किए। इन सिक्कों पर हनुमान जी की प्रतिमा अंकित होती थी। रतनपुर के अन्य नरेशों ने भी आगे चलकर अपने सिक्कों पर इन्हीं चिन्हों का प्रयोग किया। सन 1920 ईस्वी में जल्लाल देव की मृत्यु हो गई। रत्नदेव द्वितीय जल्लाल देव प्रथम के पश्चात रत्नदेव द्वितीय कलचुरी से 878 अर्थात 1127 में राजा हुआ। इसने अपने पिता के समय अपने नाम के सोने और चांदी के सिक्के जारी किए। उसके राज्यकाल के 4 अभिलेख शिवरी नारायण, सारखो, बारगांव और अकलतरा से प्राप्त हुए हैं। इसने त्रिपुरी के कलजुरियों की अधिसत्ता मानना स्वीकार कर दिया। अतः त्रिपुरी के राजा गयाकर ने इस पर आक्रमण किया, किंतु उसे सफलता नहीं मिली। इसी समय गंगवंशी राजा अनंत वर्मा चोड़गंग ने भी रतनपुर के कलजुरी राज पर आक्रमण किया, किंतु शिवरी नारायण के पास हुए युद्ध में उसे पराजित होकर लौटना पड़ा। इसके पश्चात जल्लाल देव ने गौड़ देश पर आक्रमण किया, वहां के राजा को पराजित किया गया तथा राजगंज राजाओं की राजधानी खिलजिंग पर आक्रमण कर वहां के राजा हरबाहु को मृत्यु लोक पहुंचा दिया। रत्नदेव द्वितीय को 36 विद्याओं का ज्ञाता तथा युद्ध में रुचि रखने वाला माना गया है ना। अब पृथ्वीदेव द्वितीय 1135 से 1165 तक। रत्नदेव द्वितीय का उत्तराधिकारी उसका पुत्र पृथ्वीदेव द्वितीय हुआ, है ना। रत्नदेव द्वितीय के 3 पुत्र, पृथ्वीदेव द्वितीय, जय सिंह, अकाल देव, है ना। अकाल देव ने अकलतरा नगर का निर्माण कराया था। इसका सर्वप्रथम अभिलेख कलचुरी संवत 890 अर्थात 1138 ईस्वी का है। इसके काल में रतनपुर का कलचुरी साम्राज्य अत्यंत विस्तृत हो गया था। इसके राजिम शिलालेख से ज्ञात होता है कि इसके सेनापति जगपाल ने सराहगढ़, मचका, सिहावा, भंवरवत, कंतार, कुसुम भोग, कंदा डोगर तथा काकर्य के क्षेत्रों में को जीतकर साम्राज्य का विस्तार किया। इसके पश्चात उसने चक्रकोट पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर दिया। इससे अनंत वर्मा चोड़गंग भयभीत होकर समुद्र तट पर भाग गया। अनंत वर्मा की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र मधुकामण जटेश्वर राजा हुआ। पृथ्वीदेव द्वितीय ने इसे भी कैद कर लिया। इसका अंतिम रतनपुर अभिलेख कलचुरी 915 अर्थात 1163 ईस्वी को है। रतनपुर शाखा के कलचुरियों में सर्वाधिक अभिलेख पृथ्वीदेव द्वितीय के मिले हैं, जिनकी संख्या 13 है। पृथ्वीदेव द्वितीय के सामंत जगपाल देव ने राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। पृथ्वीदेव द्वितीय के समय अनेक मंदिरों, तालाबों में बगीचों का निर्माण कराया गया था, है ना। अब देखते हैं जल्लाल देव द्वितीय 1165 से 1168 ईस्वी तक है। रतनपुर के सिंहासन पर जल्लाल देव द्वितीय अपने पिता पृथ्वीदेव द्वितीय के पश्चात बैठा। जल्लाल देव द्वितीय ने के 3 अभिलेख अमोदा, मल्हार, शिवरीनारायण प्राप्त हुए। इसकी सर्वप्रथम ज्ञात तिथि मल्हार शिलालेख कलचुरी संवत 919 अर्थात 1170 ईस्वी से मिलती है। इसके काल में त्रिपुरी के कलचुरी राजा जय सिंह ने आक्रमण किया, किंतु वह सफल रहा। जाजल देव द्वितीय के पश्चात उसके बड़े भाई जगत देव ने जो स्वेच्छा से सिंहासन छोड़कर पूर्व में गंग राजाओं के दमन के लिए निकला था, वो आकर शासन संभाला और कलचुरी शासन की समुचित व्यवस्था की। अब देखते हैं जगत देव 1168 से 1178 ईस्वी तक। खरौन शिलालेख के अनुसार अब
जल्लाल देव स्वर्गवासी हुआ तो चारों ओर अंधेरा छा गया और अव्यवस्था फैल गई। इस परिस्थिति को संभालने के लिए जल्लाल देव का बड़ा भाई पूर्व देश में युद्ध छोड़कर शीघ्र आया और स्वराज्य की स्थापना की। उसने लगभग 10 वर्षों तक राज्य किया होगा, है ना। अब देखते हैं रत्नदेव तृतीय 1178 से 1158 ईस्वी तक। जल्लाल देव के पश्चात उसके पुत्र रत्नदेव द्वितीय के विषय में उसके कल्चुरी संवत 933 के अर्थात 1168 ईस्वी के खरोंच शिलालेख से जानकारी मिलती है। यह जगत देव की राजधानी सोमल्ला का पुत्र था। इसके काल में अराजक स्थिति निर्मित हो गई थी। इससे निपटने हेतु उसने एक ब्राह्मण गंगाधर को प्रधानमंत्री बनाया और उसकी सहायता से इसने स्थिति का नियंत्रण प्राप्त किया। गंगाधर ने खरोंच के लखनेश्वर मंदिर के सभी मंडपों का जीर्णोद्धार कराया था। प्रताप मंडल 1198 से 1225 ईस्वी तक। रत्नदेव तृतीय के पश्चात प्रतापमल राजा हुआ। इसके 3 दाम्पत्य हुए। पेंड्राबंद, कोनारी एवं बिलाईगढ़ नामक स्थानों से क्रमशः 1213, 1216 एवं 1217 ईस्वी में संवत 965, 968, 969 प्राप्त हुए। इन अभिलेखों से ज्ञात होता है कि यह कम उम्र में भी अत्यंत शक्तिवान था। इसके तांबे के चक्राकार एवं घाट षटकोणाकार सिक्के मिले हैं, जिसमें सिंह और कटार की आकृति मिलती है। इसी काल में जस राजा अथवा यशोराज नामक एक कलचुरियों का सामंत हुआ। इसका उल्लेख गोरिया मूर्तिलेख कलचुरी संवत 910 अथवा सहस्रपुर के सहस्त्र बहु प्रतिमा लेख में मिलता है। इस प्रकार का काल 1158 से 1182 ईस्वी ज्ञात है। प्रतापमल के बाद 1494 तक अर्थात लगभग 300 वर्षों तक इस संबंध में संबंधित कोई अभिलेख प्राप्त नहीं हुआ। कलचुरी वंश से संबंधित 2 प्रसिद्ध विद्वानों बाबू रेवाराम कायस्थ और पंडित शिवदत्त शास्त्री गौराहा द्वारा लिखे हयवंशी के अप्रकाशित इतिहास मिले हैं, जिससे कुछ प्रकाश डालना पड़ता है। देवगिरी के यादवों के अभिलेखों से जानकारी मिलती है कि उस वंश के सिंघन कृष्ण तथा रामचंद्र नामक राजाओं ने दक्षिण कोशल पर आक्रमण किया। सिंघन के समय इस क्षेत्र में जाजल नामक राजा राज्य करता था। क्योंकि सिंघन का काल 1210 से 1247 ईस्वी तक था, अतः अनुमान किया जा सकता है कि यह जाजल ने प्रतापमल का उत्तराधिकारी रहा होगा, है ना। उत्तराधिकारी रहा होगा। बहरैन अथवा बहरसार 1480 से 1525 ईस्वी तक। लंबे अंतराल के पश्चात बहरैन नामक राजा के विषय में जानकारी मिलती है। इसका एक शिलालेख रतनपुर के विक्रम संवत 1552 तथा 2 शिलालेख को संगई से प्राप्त हुए। इसमें एक विक्रम संवत 1570 अर्थात दूसरा तिथि विहीन है। बहरैन के अभिलेख से उसके पूर्ववर्ती अनेक राजाओं के नाम मिलते हैं, जिसमें सिंघन तथा उसके पश्चात क्रमशः रणधीर, मदन ब्रह्म, रामचंद्र तथा रत्नदेव के नामोल्लेख हैं। बहरैन रत्नदेव का पुत्र था। बहरैन के काल में राजधानी रतनपुर से कोसंगा स्थानांतरित कर दी गई थी। इसके शासनकाल में पठानों का आगमन हुआ था तथा इसने इसे सोन नदी तक खदेड़ किया था। सिंघन के पूर्ववर्ती एवं राजा लक्ष्मी देव का उल्लेख रायपुर के ब्रह्मादेव के अभिलेखों से मिलता है। बहरैन शाह ने बिसवार की वीरता से प्रभावित होकर उसे 12 ग्राम बाहर में दे दिया। बहरैन का शासनकाल 1480 से 1525 ईस्वी स्वीकृत किया जा सकता है। प्रतापमल और बहरैन के बीच राज्य करने वाले शाहजहां की सूची बाबू रेवाराम कायस्थ ने प्रस्तुत की, किंतु अभिलेखी साक्ष्यों से उसकी पुष्टि नहीं होती है। कल्याण शाह 1544 से 1581 ईस्वी तक। बहरैन के पश्चात रतनपुर के कलचुरियों से अभिलेख नहीं मिलते, किंतु अन्य साक्ष्यों से जानकारी मिलती है कि कल्याण शाह नामक एक राजा ने रतनपुर में लगभग 1544 से 1585 तक राज्य किया था। इसके समय की एक राजस्व पुस्तिका का उल्लेख मिलता है, जिससे उस समय की प्रशासनिक व्यवस्था, राजस्व एवं सैन्य बल की जानकारी मिलती है। मिस्टर चिसम बिलासपुर के प्रथम अंग्रेज बंदोबस्त अधिकारी ने सन 1868 में इस पुस्तिका को आधार मानकर कलचुरी शासन व्यवस्था के संबंध
में महत्वपूर्ण प्रकाश डाला। इस पुस्तिका के आधार पर ही किशन ने रतनपुर और रायपुर के 18 गढ़ों अर्थात कुल 36 गढ़ों के प्रशासन का उल्लेख किया है ना। कल्याण शाह मुगल सम्राट अकबर जहांगीर का समकालीन था। बाबू रेवा राम के पांडुलिपि में कल्याण शाह का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि कल्याण शाह और मंडला के राजा के बीच विवाद होने के कारण तत्कालीन मुगल शासक अकबर ने उसे दिल्ली बुलवाया। कल्याण शाह 8 वर्षों तक दिल्ली में रहने के बाद उपाधि एवं राजा के पूर्ण अधिकार के साथ रतनपुर लौटा। इसके समय राज्य की आर्थिक स्थिति अच्छी थी। इस समय संपूर्ण राज्य से होने वाली वार्षिक आय 6.50 लाख थी। छत्तीसगढ़ में प्रचलित दीवार गीतों से कल्याण शाह का दिल्ली जाना जहांगीर के समय हुआ था। बड़े राजा कल्याण शाह दिल्ली के सेवा जाए भूमि बैठ हुआ था। इसी प्रकार तुजुक एक जहांगीर में भी कल्याण शाह का जहांगीर के समय दिल्ली जाना उल्लेखित है। शनिवार तारीख 25 कुर्ता को मेरा पुत्र परवेज इलाहाबाद से आया और मेरे सामने दंडवत करके 2000 मोहरें और 2000 रुपये नजराजा पेश किया और एक हीरा भेंट किया। वह रतनपुर के राजा कल्याण शाह को लेकर मेरे पास आया था। यह घटना जहांगीर के शासनकाल के 14वें वर्ष की अर्थात 1619 ईस्वी की मानी जाती है। कल्याण शाह का शासन 1585 ईस्वी तक चलता रहा और इस समय तक रतनपुर का पूरा राज्य अपनी पूर्णता को प्राप्त कर चुका था। बाद के शासकों का शासन उल्लेखनीय नहीं रहा और क्रमशः क्षीणता की ओर अग्रसर होने लगा है। अब है कल्याण शाह की जमाबंदी। रतनपुर शाखा के कल्याण शाह सन 1550 ईस्वी के जमाबंदी को पृथ्वी अकबर के से पहले की है। इस जमाबंदी से अंकित राजस्व व अन्य राजकीय सूचनाओं का महत्व अंग्रेज अधिकारियों ने पहचाना। सन 1861 से 68 के मध्य बिलासपुर जिले का पहला बंदोबस्त करते हुए बंदोबस्त अधिकारी मिस्टर किशम ने इसी जमाबंदी को अपने कार्य का आधार बनाया और फिर 1909 से 1910 में बिलासपुर राजा गजेटियर तैयार करने के सिलसिले में मिशन नेल्सन द्वारा इसकी खोज की गई। यह मूलतः अभिलेख न मिल पाने के फलस्वरूप ढेरों जानकारियां जो मिस्टर किशम ने उद्धृत की थी जो कहते हैं इस्तेमाल कर गजेटियर पूरा किया जा सकता। कल्याण शाह की जमाबंदी तत्कालीन अत्यंत रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियों का दस्तावेज है। इसके अनुसार रतनपुर राज्य के गढ़ों अर्थात केवल खालसा क्षेत्र में 6.5 लाख रुपए का राजस्व वसूल होता था। कल्याण शाह की जमाबंदी से तत्कालीन इतिहास का जो दृश्य सामने आता है उससे इस क्षेत्र के नामकरण के पीछे 36 प्रशासनिक इकाइयां गढ़ ही आधार बनी है ना। कल्याण शाह के पश्चात 1561 से 1689 के मध्य लक्ष्मण शाह 1561 ईस्वी शंकर शाह 1596 मुकुंद शाह त्रिभुवन शाह अदली शाह जगमोहन शाह रणजीत शाह तखत सिंह शाह आदि शाहजहां के नामोल्लेख बाबू रेवाराम तदनुसार निर्मित कनिंघम की सूची में जिला गजेटियर में मिलते हैं है ना। अब क्या है तखतपुर की स्थापना। तख्त सिंह के तखतपुर की स्थापना 17वीं शताब्दी के अंत में की गई थी। इसके पश्चात राज सिंह 1689 से 1712 ईस्वी राजा हुआ। इसने राजपुर शहर रतनपुर के निकट बसाया। जनसूचियों के अनुसार वे निसंतान था। ब्राह्मण दीवान के नियोग द्वारा इसे पुत्र उत्पन्न हुआ। इसका नाम विश्वनाथ सिंह था। विश्वनाथ सिंह का विवाह रीवा की राजकुमारी के साथ हुआ था। नियोग की घटना से क्रोधित राजा ने दीवान और उसके रिश्तेदारों के निवास क्षेत्र को उड़ा दिया। वही कालांतर में आत्मग्लानि के कारण विश्वनाथ सिंह ने आत्महत्या कर ली। प्रसिद्ध कवि गोपाल लाल सिंह के राजाश्रय में थे जिन्होंने प्रसिद्ध गंधकूप तमाशा लिखा था। 1721 में राज सिंह की मृत्यु हो गई है ना। अब देखते हैं सरदार सिंह 1712 से 1732 ईस्वी तक। इसके शासनकाल में कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं हुए थे। रघुनाथ सिंह 1732 से 1742 ईस्वी तक। सरदार सिंह निसंतान था। उसने मरणासन अवस्था में अपने 60 वर्षीय भाई रघुनाथ सिंह को उत्तराधिकारी बनाया। 1741 से 1740 ईस्वी में मराठा सेनापति भास्कर पंत ने रतनपुर पर आक्रमण कर दिया। पुत्र शोक से ग्रस्त रघुनाथ सिंह आक्रमण का जवाब नहीं दे पाया।
परिणामतः रतनपुर पर भास्कर पंथ का कब्जा हो गया। भास्कर पंथ ने रघुनाथ सिंह को भोसले के नाम पर राज करने का अनुमति प्रदान की। 1745 ईस्वी में रघुनाथ सिंह की मृत्यु हो गई, है ना। इसके बाद शिवाजी की रतनपुर यात्रा। डॉक्टर आर डी शर्मा बिलासपुर के ग्रंथ छत्तीसगढ़ के दर्पण के अनुसार डॉक्टर पुरुषोत्तम देव अगस्त के विवरण में शिवाजी का रतनपुर का यात्रा का विवरण मिलता है। शिवाजी जब औरंगजेब की कैद में थे तब वहां से छद्मवेश से निकल गए। 13 अगस्त 1616 में सुबह अंग्रेज औरंगजेब के पहरेदारों ने शिवाजी को देखा था। उसके बाद शिवाजी वहां से छद्मवेश में अपने पुत्र के साथ सफलतापूर्वक कैद से मुक्त हो गए। अपने विवरण के पक्ष में प्रमाण स्वरूप उन्होंने जयराम पिंडे 1673 एवं भीमसेन सक्सेना 1616 औरंगजेब पर इतिहास लिखने वाले खपी खां, जो मुगल कालीन इतिहास के ये प्रमाणित माने जाते थे, ने भी यह विवरण मान्य किया था। शिवाजी ने आगरा से अपने पुत्र संभाजी को लेकर मथुरा पहुंचे। वहां संभाजी को दसोजी पंत के यहाँ छोड़ दिया और कृष्णा जी पंत के साथ फतेहपुर के पास यमुना पार किया। दक्षिण जाने के मार्ग पर मुगल सेना उनकी खोज में लगी हुई थी, अतः वे इटावा कानपुर होते हुए वाराणसी तथा यहाँ से मिर्जापुर होते हुए सरगुजा रियासत के घने जंगलों में पहुंचे। यहाँ से वे रतनपुर, रायपुर, चंद्रपुर, किन्नौर, कारिमगंज, गुलबर्गा, मंगलवेढ़ा होते हुए 22 सितंबर 1666 को रायगढ़ पहुंचे और पुनः मुगल अत्याचार के विरुद्ध अभियान प्रारंभ कर दिया। इस तरह वे अत्यल्प समय के लिए रतनपुर वास कर रहे थे। राजा सिंह के उत्तराधिकारी नहीं होने के कारण उन्होंने रायपुर शाखा के मोहन सिंह को उत्तराधिकारी घोषित किया था, किंतु राज सिंह के आकस्मिक मृत्यु के समय मोहन सिंह उपस्थित नहीं था। अतः राज ने अपने चाचा 60 वर्षीय शिवराज सिंह को सौंप दिया, कि निसंतान होने के कारण उनका भाई रघुनाथ सिंह राजा बना। इसके शासनकाल में ही मराठा सेनापति भास्कर पंत ने 1741 ईस्वी में उड़ीसा अभियान के मध्य रतनपुर पर अधिकार कर लिया। वृद्ध रघुनाथ सिंह अपने इकलौते पुत्र की मृत्यु से दुखी रहता था, जिससे राजकीय कार्यों में उसकी अरुचि हो गई थी। अतः रघुनाथ सिंह ने भास्कर पंत का विरोध किया। रतनपुर के किले का एक हिस्सा तोप से मराठा सेना द्वारा नष्ट कर दिया गया। तब रघुनाथ सिंह की रानियों ने सफेद फहरा कर संध की घोषणा की। भास्कर पंत ने रघुनाथ को भोसले के नाम पर राज्य करने की अनुमति प्रदान की। वास्तव में हैया वंशियों की मुख्य शाखा रतनपुर के अंतिम शासक रघुनाथ सिंह को जर्जर वृद्धावस्था पर पुत्र शोक से टूटी मानसिकता ने पूरी तरह से उदासीन कर दिया था। इसका लाभ भोसला को मिला और भोसला सेनापति भास्कर पंत ने अपने उड़ीसा अभियान के तहत बिना युद्ध के रतनपुर राज्य जीत लिया और मराठों के अधिकार की स्थापना के साथ ही प्रबल प्रतापी हैया वंशी राजा की मृत्यु हो गई। उसके पश्चात रघुनाथ सिंह की मृत्यु के उपरांत मोहन सिंह मराठों के प्रतिनिधि के रूप में 1758 ईस्वी तक रतनपुर का शासक बना रहा। 1758 से घोषणा राजकुमार पिंबाजी ने छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा शासक के रूप में प्रत्यक्ष शासन स्थापित किया, है ना। ये रहा कलचुरी वंश में कब से स्टार्ट हुआ, है ना। तो अब मैं इस लेक्चर को यहाँ समाप्त करता हूँ। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो नेक्स्ट पार्ट बनेगा वो बनेगा यहाँ से रायपुर में कलचुरी, है रायपुर में कलचुरी, है ना, 50 नंबर पेज से। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। धन्यवाद।